गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज़। आज हमारा टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। एक बार हमने देखा था क्लासिफिकेशन बिजनेस का एक्टिविटीज़ का, वो क्या था, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज हम फंक्शन के बेसिस पे इसको फिर वापस से डिवाइड करेंगे, कैटेगराइज करेंगे कि ये कितने भागों में बट सकती है। तो आइए अगर पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस। द कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पे आज हम इसको क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। दीज आर, तो जो बिजनेस की एक्टिविटी है उनको टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कॉमर्स। अब इंडस्ट्री क्या होती है, देखिए, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले तो इंडस्ट्री क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, कुछ पैसे कमाने के लिए इस काम को हम कर रहे हैं। विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। जो रॉ मटेरियल है, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होता है या कि कहीं से प्राप्त होता है, ठीक है, तो जैसे माइंस है उनसे है, या फिर रिवर से फिश वगैरह होती है, तो उनको हम क्या करते हैं, मटेरियल, वो रॉ मटेरियल है, उनको हम मटेरियल को यूज करके उसको यूजफुल प्रोडक्शन करते हैं। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड थिंग्स गुड्स। तो जो सिमिलर जो काम कर रहे हैं उनको भी एक जो फर्म हो जाती है, मान लो एक काम को 4-5 फैक्ट्री में किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी फर्म है। द फर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, जो टर्म है इंडस्ट्री का, ऑल्सो यूज टू ए ग्रुप ऑफ फर्म्स। एक ग्रुप है पूरे फर्म्स का, बहुत सारे फर्म्स बनी हुई हैं जो एक ही चीज़ को प्रोडक्शन कर रही है, प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड, और उससे रिलेटेड जो गुड्स हैं, वो थिंग्स हैं, वो प्रोड्यूस कर रही हैं। मान लो कि 4-5 जो है हमारे फर्म्स हैं और एक हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ वीट मान लो, ठीक है। तो वीट का क्या हो रहा है, एक जगह वीट की सफाई हो रही है उस फर्म में, दूसरी जगह क्या हो रहा है, उसका प्रोसेसिंग करके उसका मैदा बन रहा है, उसका दलिया बन रहा है। इस तरह से वो क्या एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में वो काम कर रही है। फिर देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका एक और देख लीजिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल द प्रोडक्शन यूनिट रिलेटेड टू द क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। सीमेंट इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल द फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक ही जगह पे सारे काम नहीं हो जाते, ठीक है। तो क्लॉथ बनने के लिए इसमें काफ़ी जो प्रोसेस होती है, एक के बाय स्टेप, तो वो अलग अलग फॉर्म्स में होती हैं और सारे को मिला के क्या होता है, इंडस्ट्री कहलाती है। ऐसे ही सीमेंट का प्रोडक्शन है, उसमें फिर प्रोसेसिंग करके उसको फाइनल जो हमें यूज आती है घरों में कंस्ट्रक्शन के लिए, उस पोजीशन तक लाने के लिए कई तरह की प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। इंडस्ट्री में प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। जो इंडस्ट्री हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कैपिटल गुड्स हैं वही करती हैं, इसमें दोनों ही होते हैं, एक तो कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या होती हैं और कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो चीज़ें हम बनाते हैं फैक्ट्री में, जो हम कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर के लिए, वो कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं, और कैपिटल गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं उनको कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे गुड्स सच एज ब्रेड, बटर, क्लॉथ एसेट्रा आर कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। ये प्रोडक्शन तो होता है इनका, लेकिन ये कंज्यूम कर लेते हैं और इसका काम ख़त्म। दैट गुड्स आर डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर, जो मैंने बताया वही चीज़ है इसमें। और गुड्स सच एज मशीनरी, सीमेंट एसेट्रा आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। सीमेंट का फर्दर यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, और कुछ मशीनरी ऐसी हैं, प्लांट्स ऐसे हैं, टूल्स ऐसी हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं, तो उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक बार लमसम खर्चा होता है, काफ़ी दिनों तक उसका प्रोडक्शन होता रहता है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें फिर वो लॉस की तरफ, मशीन जो है थोड़ा सा डाउन की तरफ आती है, लेकिन वो काफ़ी दिनों तक यूज होती है। एक मशीन ये नहीं आज खरीदी कल ख़राब, तो ये एक हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है, इसलिए कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। दीज आर यूज फर्नीचर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स। कुछ फर्नीचर भी हमारे यूज होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो उनको भी क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स ही बोलते हैं। अब जो इंडस्ट्री है हमारी, उसको हम कितने भागों में फिर डिवाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एक है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री। 3 पार्ट्स हैं इसके भी कुछ सब पार्ट्स हैं, वो पूरा हम क्लियरली इसको देखेंगे 1 बाय 1 और समझेंगे। फर्स्ट आता है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है बच्चों, नाम से ही इसका हो रहा है, जैसे प्राइमरी हम क्लासेस बोलते हैं, जब बच्चे पढ़ते हैं स्कूल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी क्लासेस में हैं, ठीक है, प्राइमरी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, दैट मीन्स LKG UKG फर्स्ट,
तो इनको क्या बोलते हैं, उसे बेसिक चीज़ें जो एजुकेशन की है बच्चा वही सीखता है। ऐसे ही प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है, बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो तैयार होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एट्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन का काम होता है। कैसे होता है एक्सट्रैक्शन का काम, जैसे कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे लैंड है, एयर है, वाटर है, इनसे हम कुछ निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन का काम होता है। जैसे माइनिंग है, माइनिंग से हम क्या करते हैं, मिनरल्स निकालते हैं और मेटल्स निकालते हैं। क्वेरिंग है, इससे सैंड एंड स्टोन। और ऐसे ही फिशिंग, फिशिंग कहाँ से करते हैं, सी और रिवर से। फॉरेस्ट से हम टिम्बर और वुड लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज से हम कुछ निकाल रहे हैं ताकि रॉ मटेरियल तैयार हो और उससे हमारा आगे जो प्रोसेस करके वो हमारे लिए प्रोडक्शन में या फिर हमारे कंज्यूमर गुड्स में काम आए। जैसे कि अब ये जो हम ये करेंगे, फिशिंग करेंगे सी से, रिवर से, तो जो फिश आएंगे उसका एक मार्केट बन जाएगा और वो हमारे कंज्यूमर में काम आएंगी, तो कंज्यूम करने में जो है काम आएंगे। इसीलिए उसको क्या कहेंगे, फार्दर प्रोडक्शन के लिए वो रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है। अगर फिश ही नहीं निकालेंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा, फिर उसको कैसे कस्टमर तक वो पहुँचेगी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन, उसको वापस से रिप्रोडक्शन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जो प्लांट्स हैं, नर्सरी वगैरह हैं, ये भी इसमें आ जाती हैं। अब दीज आर डिवाइडेड एज फॉलोज। एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो होती हैं, प्राइमरी जो इंडस्ट्री है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने अभी देखा प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जो मैंने आपको अभी समझाया सेम वही है, सच एज मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, फिश फ्रॉम रिवर्स एंड सीज, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री कैन बी डायरेक्टली यूज और बिकम द रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। तो या तो वो डायरेक्टली यूज हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि फ़िश वगैरह है वो डायरेक्टली यूज हो जाती हैं, जैसे फ्लावर का जो है नर्सरी वगैरह करते हैं तो वो डायरेक्टली यूज हो जाते हैं, पोल्ट्री फार्म है वो डायरेक्टली यूज होते हैं। लेकिन कुछ जो प्रोडक्शन जैसे कि टिम्बर निकालेंगे तो टिम्बर का डायरेक्ट यूज़ नहीं है, जब तक उसको प्रोसेसिंग करके टेबल चेयर इनमें कन्वर्ट ना करें हम, तो हम यूज नहीं कर सकते। तो ये होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब, नेचुरल रिसोर्सेज से हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फर्दर उसमें प्रोसेसिंग करके उसको यूजफुल बना रहे हैं। अब इसी में जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के 2 पार्ट्स हैं, तो एक्सट्रैक्टिव हो गया, फिर है जेनेटिक। जेनेटिक में क्या होता है, द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्स इन द एक्टिविटी ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा आर नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक मतलब अनुवांशिक, जो प्लांट्स हैं इनकी और जो हमारी वो होती हैं, एक तो मेंटली और फिजिकली दोनों का इसमें क्या है कि एक्सचेंज करा के उसका रिप्रोडक्शन होता है। इसमें रिप्रोडक्शन नेचुरल नहीं होता है, इसमें इंजेक्शन से और कुछ केमिकल से उनको रिप्रोडक्ट किया जाता है। तो इस तरह से फिर वो उसकी प्रजातियाँ बहुत सारी, जैसे फूलों की हैं तो फूलों का पूरा मार्केट है, तो उसे नए नए फूल की प्रजातियाँ बनती है और जल्दी करने के लिए उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती है। ऐसे पोल्ट्री फार्मिंग है ना, तो इस तरह से इन चीज़ों को करते हैं। जैसे जेनेटिक में क्या होता है, जो जेनेटिक हमारी इंडस्ट्री है इसमें एक तो पेरेंटेज और एक हेरिडिटी, ये 2 पार्ट को जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो माता पिता के गुण होते हैं फिजिकली और मेंटली, वो उसमें एक जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है उसके संग उसको ब्रीड किया जाता है और वो रिप्रोडक्शन किया जाता है। और ब्रीडिंग का मतलब ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लाई, तो उसको कई गुना बढ़ा के उसको दिखा, तभी तो मार्केट बनेगा। तुरंत तो कोई चीज़ हो नहीं जाएंगी, लेकिन हमें लार्ज स्केल में कोई चीज़ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियली उसको रिप्रोडक्शन किया जाता है। इसको बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। जैसे इसका एग्जाम्पल और ले लीजिए, रियरिंग ऑफ कैटल्स फॉर मिल्क, डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, rearing of plants in the nursery, growing fishes in the plants, growing fish in ponds etc. are included in the genetic industry। तो ये सब क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री के पार्ट हैं। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट्स हो गए। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री पढ़ते हैं। क्या होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री? सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होती है जो फर्स्ट, जो प्राइमरी में जो जितना काम रॉ मटेरियल तैयार हो गया उसको फर्दर प्रोसेसिंग करके आगे प्रोडक्ट को बनाया जाए। इट मेक्स यूज ऑफ प्रोडक्ट्स which have already extracted and produced by the primary industry as their raw material and produce finished product।
तो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिल गया? प्राइमरी इंडस्ट्री से। जैसे माइनिंग ऑफ आयरन्स, आर इज़ डन इन प्राइमरी इंडस्ट्री बट स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज़ डन इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। आयरन हमें कहाँ से मिला? माइनिंग से। और ये काम कहाँ हुआ था? हमारी जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री थी प्राइमरी में आती है उसमें हुआ। और उसके बाद जो स्टील बना वो कहाँ हुआ? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। फिर क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री, दिस आर टू टाइप्स। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरह की होती है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि जैसा नाम से ही पता लग रहा है कुछ मैन्युफैक्चर होगा, कुछ कन्वर्जन होगा इसका। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है। दीज इंडस्ट्रीज क्रिएट फॉर्म्स यूटिलिटी बाय, जो फॉर्म्स है प्रोडक्ट का उसको किसमें? यूटिलिटी बाय द चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जो चीज़ रॉ मटेरियल में है उसको हम फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करते हैं उसकी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए। जैसे कि टिम्बर इज़ कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, टिम्बर का जो है वो यूज किस में कर लिया? फर्नीचर में। आयरन एंड स्टील, शुगर कैन इनटू शुगर, आयरन को स्टील में कर दिया और शुगर कैन को शुगर में कर दिया। कॉटन को क्लॉथ्स में कन्वर्ट कर गया, कैसे? उसका वापस से उसमें फार्दर प्रोसेसिंग करके। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई हमारी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गुड्स। कैसे कैसे? जो पहले पढ़ा था हमने, तो कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, द गुड्स विच कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स, जो हमने पढ़ा था। क्लॉथ्स है, ऑयल है, सोप है, ब्रेड है, एसेट्रा। और दूसरा इंडस्ट्रियल गुड्स या फिर इसको कैपिटल गुड्स भी बोल सकते हैं। द गुड्स विच आर प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स आर नोन एज इंडस्ट्रियल गुड्स, लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स एसेट्रा विच आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के लिए फार्दर प्रोसेस करके उसको वापस से बनाने के लिए उसको यूज करते हैं, वो होता है इंडस्ट्रियल गुड्स। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसके भी कई पार्ट्स हैं। देखिए इसमें 4 पार्ट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। एक होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री, ये क्या होती है? द एनालिटिकल इंडस्ट्री, द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है? एक प्रोडक्ट है उसको कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि क्रूड ऑयल है, ठीक है, क्या है? क्रूड ऑयल है। ये हमने इसको क्या करना है? इस प्रोसेस्ड एंड मेनी फिनिश प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ऑयल, गैसोलाइन एट्सेट्रा आर मैन्युफैक्चर। मतलब एक हमारा प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल और इससे कई तरह की चीज़ें, उसी से पेट्रोलियम बन रहा है, डीजल बन रहा है, केरोसिन बन रहा है, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ से उसकी फार्दर प्रोसेसिंग करे कई चीज़ बन जाती है। जैसे वीट है, एक गेहूं से आटा भी बन रहा है, उससे ही हमारा क्या बन रहा है? दलिया बन रहा है, उसी से हमारी मैदा बन रही है। तो एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसको फार्दर प्रोसेसिंग कर करके कई तरह की चीज़ें कंज्यूमर के लिए बनाई जा रही हैं। फिर दूसरा है इसी का सिंथेटिक इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है? इन सिंथेटिक इंडस्ट्री 2 और मोर मटेरियल्स आर मिक्स टू मैन्युफैक्चरिंग सम न्यू प्रोडक्ट। जैसे कैसे? वेरियस केमिकल्स आर मिक्स टू प्रोड्यूस सोप और पेंट्स, कॉस्मेटिक्स। मतलब कई तरह के केमिकल्स को मिला के कई तरह के उसमें प्रोसेसिंग करके मिक्स करके नए नए तरह के जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। जैसे पेंट्स है वो एक ही चीज़ से नहीं बन जाता, कई तरह के उसमें प्रोसेस की जाती हैं। कॉस्मेटिक्स, कई तरह की चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं तब जाके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है। लेकिन ये जो एनालिटिकल इंडस्ट्री है इसमें एक ही चीज़ के कई प्रोडक्शन हो जाते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ों को मिला के केमिकल रिएक्शन करके और उससे एक चीज़ बन जाती है। जैसे कि सॉप बन गए, पेंट्स बन गए, कॉस्मेटिक बन गए, एट्सेट्रा। अब इसी में थर्ड है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर्स। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई, एट्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, प्रोसेस से वापस से वही चीज़ें जो है कंज्यूमर के लिए फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। असेंबली इंडस्ट्री, ये क्या होती है? असेंबली इंडस्ट्री वेरियस फिनिश प्रोडक्ट आर कंबाइंड टू प्रोडक्ट न्यू फिनिश प्रोडक्ट। बहुत सारी जो पार्ट्स होते हैं उसको यूज करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं असेंबली इंडस्ट्री। देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर, टीवी, ठीक है, वॉच, ऑटोमोबाइल्स, कार्स एट्सेट्रा।
मान लो कार है, एक जो पूरी कंप्लीट कार जो रेडी होती है मार्केट में सेल करने के लिए, उसके बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग जगह बनते हैं, अलग अलग फैक्ट्री में, अलग अलग इंडस्ट्री में उसका काम चलता है, फिर सारे असेंबल होते हैं, सारे इकट्ठे किए जाते हैं एक जगह और फिर सारे पार्ट्स को जॉइन किया जाता है, फिर एक कार रेडी होती है। ऐसे टीवी के बहुत सारे पार्ट्स यूज होते हैं। ये नहीं है कि सारे पार्ट्स एक ही जगह एक ही कंपनी बना रही है और फिर उसका टीवी बन रहा है, ऐसा नहीं है। अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह बनते हैं, फिर सारे पार्ट्स को असेंबल एक जगह किया जाता है टीवी के पार्ट्स को, और फिर वो टीवी हमारी बन के रेडी होती है। तो देखिए इसीलिए इसका नाम है असेंबली इंडस्ट्री। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड पार्ट था कंस्ट्रक्शन वाला, उसको देखिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है, नाम से पता लग रहा है कंस्ट्रक्शन। दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स एट्सेट्रा। दीज इंडस्ट्रीज यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज सीमेंट, आयरन एंड स्टील, लाइम एट्सेट्रा। तो कंस्ट्रक्शन होगा रोड का, बिल्डिंग का, तो ये इसका काम क्या है कि इन सब चीज़ों को मिला के कंस्ट्रक्शन करना। देखिए द unique features of this industry is that their product cannot be transferred or shipped to the market. They are constructed and remain at the fixed site only. fixed place पे ही रहते हैं। मान लो इसमें बाकी जगह तो क्या था कि प्रोडक्शन हो रहा है, फिर रॉ मटेरियल जो है उसका रॉ मटेरियल फिनिश गुड में ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर एक फिनिश गुड बन रहा है, कंज्यूमर गुड्स बन रही है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है इसमें सीमेंट, बजरी वगैरह ला के वहीं पे एक फ़िक्स प्लेस में उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ट्रांसफ़र नहीं होता। ये वाली चीज़ जो कंस्ट्रक्शन में है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, शिफ्टेड टू द मार्केट, इसको शिफ्ट नहीं किया जाता। इसका ओनर चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको शिफ्ट नहीं किया। जिस प्लेस पे ये बन गई है वहीं पे ये बनी हुई है। अगर इसको फार्दर बनाना है कहीं तोड़ के तो बेशक बना सकते हैं, लेकिन इसका जो ओनर है वो चेंज हो जाएगा, पर ये ट्रांसफ़र नहीं होती। एक क्वेश्चन भी आया था इसी में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि ट्रांसपोर्ट का यूज कौन सी इंडस्ट्री में नहीं होता, तो ट्रांसपोर्ट का यूज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नहीं होता, क्योंकि इसको ट्रांसफ़र कर नहीं सकते। जहाँ ये बननी है, जहाँ इसकी फ़िक्स प्लेस है, वहीं पे हम रॉ मटेरियल लगा के इसको बनाते हैं। अब है देखिए बच्चों टेरिसरी इंडस्ट्री। टेरिसरी इंडस्ट्री क्या होता है, टर्सरी इंडस्ट्री क्या होता है, ये सर्विस इंडस्ट्री है। टर्सरी इंडस्ट्री क्या है, एक सर्विस इंडस्ट्री है। टर्सरी इंडस्ट्री इज़ कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग क्या है, सपोर्ट सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द टर्सरी इंडस्ट्री। अगर टर्सरी इंडस्ट्री ना हो, हमने प्रोडक्शन किया प्राइमरी में और सेकेंडरी इंडस्ट्री में, लेकिन वो यूज क्या आएगा, क्योंकि फाइनल हमें तो मार्केट में उसको सेल करना है, अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाना है, लेकिन अल्टीमेट कस्टमर तो मार्केट में से ही चीज़ लेगा। जहाँ हम रहते हैं, एक एरिया जहाँ पे आबादी रहती है, जहाँ इंसान रहते हैं, उसके आसपास कोई फैक्ट्री या कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, कहीं दूर जाके ही ये मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। तो वहाँ से हर पर्सन का आना और सामान को वहाँ से डायरेक्टली लाना इम्पॉसिबल है। तो एक मार्केट बना हुआ है जहाँ पे प्रोडक्शन तो कहीं और होगा और फिनिश होके, ठीक है, मिडिल मैन के माध्यम से होलसेल मार्केट में, होलसेल मार्केट से रिटेल मार्केट में वो आती है और वहाँ से हम कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है वहाँ पहुँचते हैं और वो चीज़ें ले लेते हैं। फिर दूसरी बात ये भी है कि वो लार्ज बल्क में बनती हैं चीज़ें, वो हम एक साथ नहीं ले सकते। मान लो इतनी सारी क्रीम्स बन रही हैं, कॉस्मेटिक के आइटम बन रहे हैं, पर हमें कितने चाहिए, एक या दो, तो हमें एक दो लेने के लिए हम फैक्ट्री में तो जाएंगे नहीं, जहाँ उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, हमें कहाँ आना होगा, मार्केट में आना होगा। इसलिए इन सब चीज़ों की सुविधा कौन देती है, टर्सरी इंडस्ट्री देती है। अगर ये टर्सरी इंडस्ट्री ना हो तो हमारा प्रोडक्शन बेकार है, क्योंकि प्रोडक्शन तो हम कर लेंगे लेकिन उसको मार्केट तक लाने में कई तरह की प्रोसेस होती है, वो हमारी टर्सरी इंडस्ट्री इसमें हेल्प करती है। इसमें फर्स्ट क्या आता है, ट्रांसपोर्ट तो है ही, क्योंकि इंडिया में हर जगह विदेश में कस्टमर हैं यूज़ करने वाले, ट्रांसपोर्ट ना हो तो कैसे चीज़ें वहाँ तक पहुँचेंगी। इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बैंकिंग क्या करता है, कैश और क्रेडिट और हमारे जो बिल हैं, प्रोमिसरी नोट्स हैं, है ना, और बैंक ओवरड्राफ्ट है, इन सब की फैसिलिटी हमको देता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमको सामान लेने में दिक्कत नहीं होती। तो क्या लिखा है, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग फर्म्स। ट्रेडिंग फर्म को भी ये प्रोवाइड करते हैं और इंडस्ट्रीज़ को भी ये सारी फैसिलिटी जो है क्रेडिट वाली प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइड कवरेज फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, जैसे कि थेफ्ट, अगर सामान कोई चोरी हो जाए, फायर हो जाए, है ना, लॉस बाय फायर हो जाए, ठीक है, फायर से लॉस हो जाए या फिर डैमेज हो जाए, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए
क्या इंश्योरेंस किया जाता है सामान का, ठीक है, तो ये भी एक सुविधा है। फिर है वेयर हाउसिंग। आप वेयर हाउसिंग तो बहुत ज़रूरी है। प्रोवाइड्स स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस बाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। एक लार्ज क्वांटिटी में, एक लार्ज अमाउंट में जो गुड्स हैं प्रोडक्शन होते हैं, और उसमें भी एक कंडीशन होती है कि कितना प्रोडक्शन करने से हमारा जो कॉस्ट है मिनिमाइज होगा, तो उतना प्रोडक्शन एक बल्क में किया जाता है। लेकिन उतना एक एट द मोमेंट जो सेल आउट होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनको रखने की जगह तो होनी चाहिए, सेफ जगह होनी चाहिए। तो वेयर हाउस भी इसकी फैसिलिटी से हमको, वेयर हाउस की फैसिलिटी से हमको ये लाभ मिलता है कि जब हमें जो चीज़ चाहिए हम पूरे होल ईयर उसको यूज कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग जो है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से हो चाहे मैगजीन के माध्यम से हो, चाहे पर्सन टू पर्सन इसकी पब्लिसिटी की जाए, तभी पता लगता है कि सामान कौन सा मार्केट में आ रहा है। तो प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को इन्फॉर्म करने के लिए क्या मार्केट में आ रहा है, क्या सही है, इस सब की जानकारी हमें कौन देता है, हमें एडवर्टाइजिंग देती है। एक बार हम फ्लो चार्ट से इसको अच्छे से समझ देते हैं बच्चों। देखिए, बिजनेस एक्टिविटी हमने पढ़ी, एक था इंडस्ट्री, एक था कॉमर्स। उसके प्राइमरी पार्ट्स था इंडस्ट्री का, एक कौन सा पार्ट था, सेकेंडरी पार्ट था, और एक टर्सरी पार्ट था। तो प्राइमरी में 3 पार्ट हमने पढ़े, एक था एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, 2 पार्ट पढ़े, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी 2 पार्ट्स थे, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। और टर्सरी में देखिए अभी पढ़ा हमने, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजमेंट है। इसी तरह कॉमर्स में 2 पार्ट्स है, एक ट्रेड और एक एड्स टू ट्रेड, जो ट्रेड को हेल्प करते हैं। तो देखिए, ट्रेड भी 2 तरह के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो हमारे देश में किया जाता है व्यापार उसको इंटरनल, और जो विदेश तक होता है उसको एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, रिटेल भी हो सकता है, होलसेल भी हो सकता है, दोनों की ही इंपॉर्टेंस है। हमें चाहे खाली होलसेल करें तब भी पॉसिबल नहीं है, हम चाहेंगे ओनली रिटेल करें तभी पॉसिबल नहीं है। और जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसमें देखिए एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और इंटरपोर्ट, ये तीनों ही आते हैं। तो एक्सपोर्ट क्या होता है पता ही है, अपनी चीज़ों को बाहर भेजना, और इंपोर्ट में बाहर से कोई चीज़ें अपने देश में मंगाना। और इंटरपोर्ट क्या होता है बच्चों, इंटरपोर्ट वो होता है कि हमने कुछ एक्सपोर्ट किया लेकिन फार्दर उसको यूज़ नहीं करेंगे, दूसरी कंट्री को उसको हम बेचने के लिए उस चीज़ को यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। जैसे कि मैंने यूरोप से कोई सामान मंगवाया और वापस से उसको यूएसए को मेरे को बेचना है, तो उसका प्रॉफिट रख के जब मैं उसको वापस से सेल करती हूँ, मतलब मेरा परचेज़ करने का मोटिव ही, एक्सपोर्ट करने का मोटिव ही उसको फार्दर सेलिंग करना है दूसरी कंट्री को, तो उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। फिर देखिए इसमें जो एड्स है, एड्स टू ट्रेड, इसके देखिए वही आ गए, क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट। तो एड्स मीन्स हेल्प करना ट्रेड को, और टर्सरी इंडस्ट्री, दोनों के पॉइंट सेम हैं। अब एक बार इंडस्ट्री को देख लेते हैं हम बच्चों। इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन एक बार अच्छे से देख लेते हैं। इंडस्ट्री है हमारी, इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री। प्राइमरी में वही पार्ट्स हैं, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, और टर्सरी में वही ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सट्रैक्टिव में माइनिंग, क्या एग्जांपल है इसके, माइनिंग हो गई, फिशिंग हो गई, टिम्बर है, कटिंग है, ये सब चीज़ें हम पढ़ लिए, सब कुछ इसी में आते हैं। जेनेटिक में क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ कैटल्स एंड बर्ड्स, डेयरी फार्मिंग आ गई, नर्सरी आ गई, और पेसिकल्चर। पेसिकल्चर क्या होता है, फिशिंग वाला होता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखिए वही है, एनालिटिकल, मतलब एक चीज़ से, क्रूड ऑयल से केरोसिन बनाना, ठीक है, उसे डीजल बनाना, उसको बोलते हैं एनालिटिकल। और सिंथेटिक में क्या था, सिंथेटिक में था कि अलग अलग केमिकल्स को मिला के और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना, सॉप बना लिया हमने, पेंट बना लिया हमने, ठीक है। असेंबली में क्या था, असेंबली इंडस्ट्री में हमारा था कि डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ के एक पार्ट को, नया पार्ट जो है एक करना प्रोडक्ट, जैसे कार है, कार एक नए पार्ट उसके जोड़ के अलग अलग और एक कार बनाना। और था प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग तो है ही, बिना प्रोसेसिंग के तो हमारी कोई चीज़ फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन में हमें पढ़ाई था, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, डैम हो गया, ठीक है, और ब्रिज हो गया, इन सब का। तो ये देखिए हमारा इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के जो पार्ट्स थे और उसकी हेल्पिंग के लिए जो टर्सरी इंडस्ट्री है जो कॉमर्स में आती है, इन सब का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेटे देखो, तो हमने इंडस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ लिया, उसके टाइप्स भी पढ़ लिए। कॉमर्स के बारे में मैंने बताया था आपको, एक बार फिर इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट
कंज्यूमर। ठीक है, मैंने बताया ना, कॉमर्स अगर ना हो तो हमारे पास सामान कैसे आएगा, प्रोडक्शन तो हो जाएगा लेकिन हमारे पास नहीं पहुंच पाएगा। तो कॉमर्स इंक्लूड 2 टाइप्स एक्टिविटीज़, दैट इज़ ट्रेड और हेल्पफुल टू ट्रेड, दैट इज़ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इसको हेल्प करती हैं। देखिए ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब है फंक्शन ऑफ कॉमर्स या फिर रोल ऑफ कॉमर्स, रोल ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये सारे मीनिंग एक ही हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कॉमर्स परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। हिंड्रेंस मीन्स रुकावट, बाधा। ठीक है, तो कैसे करता है ये, इस चीज़ को दूर कैसे करता है। अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाई a group of persons called producers. These goods are produced for another group of persons called consumer. There is no direct relation between producers और consumers. जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा कोई लिंक नहीं है प्रोड्यूसर से और कंज्यूमर का कोई लिंक नहीं है, कस्टमर कौन सा इसको परचेज कर रहा है, लेकिन ये जो इसकी रुकावट है ना, इसको दूर कौन करता है, हमारा कॉमर्स। इसे दोबारा एक बार देख लीजिए। लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स एंड गुड्स आर प्रोड्यूस बाई अ ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। दीज गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर अनदर ग्रुप ऑफ पर्सनस कॉल्ड कंज्यूमर। अब उसको क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में लिंक कौन बनाता है, ये हमारा कॉमर्स। ट्रेडर्स हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड हेंस रिमूव द हिंड्रेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं। तो वहाँ से बाइंग करते हैं, यहाँ सेलिंग करते हैं, मतलब प्रोड्यूसर से वो परचेज करते हैं और कस्टमर को बेचते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो उनकी जो कमी है उसको वो दूर कर, रुकावट को दूर कर देता है और इस तरह से कॉमर्स हमको हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस के हिंड्रेंस को भी कॉमर्स रिमूव करता है। हाउ इट इज़ रिमूव, see here, there is a place gap between the producers and consumers. The transporter removes goods from the place of production to the markets which are easily accessed by the customers. तो मार्केट में जब चीज़ आ जाती है तो क्या होता है, प्लेस का कोई हमारे लिए बाधा ही नहीं है, कोई रुकावट ही नहीं है और हमको आराम से उस चीज़ को मार्केट में खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर सीजन ओनली बट आर डिमांडेड बाई कंज्यूमर्स थ्रू आउट द ईयर। सपोज हमारा वीट है, राइस है, पल्सेस है, ये होल ईयर हम यूज करते हैं, लेकिन इनका प्रोडक्शन तो एक स्पेसिफिक टाइम में होता है, ये एक सीजनल क्रॉप्स हैं। लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो किसान भाई हैं, वो क्या करते हैं, उस चीज़ को स्टोर कर लेते हैं वेयर हाउस में और जैसे जैसे डिमांड आती है वहाँ से वो मार्केट में सेल आउट करते रहते हैं थ्रू द मिडिल मैन। तो इस तरह से कौन कर रहा है ये हेल्प, हमारा कॉमर्स कर रहा है। हमें पूरे साल हर चीज़ मिल जाती है, सारी सब्जियां मिल जाती हैं, सारे फल मिल जाते हैं और सारी पल्सेस, दालें, सब कुछ मिलता है। तो इसका प्रोडक्शन तो होल ईयर नहीं होता इन चीज़ों का, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल होती हैं। तो ये हेल्प करता है हमारा कॉमर्स इसमें, जैसे वीट, राइस और पल्सेस। ऑन द अदर हैंड सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर बट आर डिमांडेड इन पर्टिकुलर सीजन। कुछ गुड्स ऐसी भी हैं जो क्या होती है, थ्रू आउट पूरे होल ईयर उनका प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो किसी किसी सीजन में हमको चाहिए। देयर इज़ ए टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। द गुड्स नीड टू केप्ट सेफ एंड फ्रेश ड्यूरिंग दिस टाइम गैप। वेयर हाउसिंग हेल्प इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ टाइम गैप। तो मैंने पहले बताया था आपको, वेयर हाउस से क्या होता है, हमें हेल्प मिलती है कि जो चीज़ें साल भर प्रोडक्शन नहीं होता और हमें साल भर चाहिए, वो हमारे पास साल भर पहुंच जाती है। और जो चीज़ें साल भर प्रोडक्शन होता है लेकिन हमें एक सीज़न में ही चाहिए, तो क्या होता है कि वो भी हमें इस जो वेयर हाउसिंग है इसकी सुविधा से हमको मिल जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर are sold to buyer in exchange of money. The common medium of exchange is circulated helped by the banking branch of commerce. जो बैंक है उससे क्या होता है, ये ब्रांच है कॉमर्स की, इससे हमें
हेल्प मिलती है कि गुड्स की सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, बायर के पास एक्सचेंज कर देते हैं मनी के थ्रू, तो हमें इसकी हेल्प मिल जाती है। हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, बहुत सारे रिस्क जो होती है इंश्योरेंस से ख़त्म हो जाती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क विच अ बिजनेसमैन हैज़ टू फेस। द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स help in removing the hindrance of risk by providing protection and compensations to the insured। जो इंश्योर्ड पर्सन होते हैं, किसी चीज़ का हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसकी क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन मतलब क्षतिपूर्ति मिल जाती है, और कुछ चीज़ों का हमें क्या होता है, जो रिस्क है उससे हमें बचाव महसूस होता है और हम फ्री होके अपना बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। Generally, the consumer and buyers are unaware about the new goods produced by the manufacturer, as there is no direct communications between the manufacturer and the ultimate consumer. The advertisement branch of commerce help in removing the hindrance of knowledge of spreading the awareness about the product। तो इस तरह से हमें क्या होता है, इससे लाभ ही लाभ है कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है, हमारा बैंक है, हमारा इंश्योरेंस है, ये सारे कॉमर्स के पार्ट्स हैं और ये सब हमारी हेल्प करते हैं बिज़नेस के प्रोडक्शन में और उसको अल्टीमेट कस्टमर जो हैं, उनसे कंज्यूमर्स हैं, उन तक पहुंचाने में। तो बच्चों अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं टॉपिक को, लेकिन फिर एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या है कि जो कॉमर्स है कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक ट्रेड है और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, मतलब एड टू ट्रेड। जो ट्रेड को हेल्प करता है उसके लिए जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए। ट्रेड का आपको पता ही है, ट्रेड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉमर्स। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं गुड्स का एंड सर्विस का, तो वही क्या होता है, ट्रेड होता है। जो ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। हमारे बीच में वो लिंक बना देते हैं, मैन्युफैक्चरर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। ट्रेड कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज, बताया था मैंने, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स और सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। इट इज़ ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड। इसको क्या कहते हैं, होम ट्रेड, मतलब हमारी कंट्री के बीच में ही ये ट्रेड होता है। अंडर इंटरनल ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड इन द होम करेंसी ओनली। जब भी हमारे देश में व्यापार हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो हमारे देश की करेंसी चलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, होम करेंसी का यूज़ होता है। द इंटरनल ट्रेड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, होलसेल और रिटेल। आप सबको याद ही हो गया होगा। होलसेल, इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वान्टिटी। द होलसेलर्स बाई गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल दिस गुड्स टू द रिटेलर्स। लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, और हम जो होते हैं मार्केट में जो होते हैं रिटेलर, उनसे फिर हम खरीदते हैं, ठीक है। फिर है रिटेल ट्रेडर्स, ये क्या होते हैं, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटी। द रिटेलर बाई गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स दिस गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। जो हम लोग मार्केट से परचेज करके लाते हैं, हम लोग क्या है, अल्टीमेट कंज्यूमर। द रिटेलर हैज़ टू मेंटेन अ वेराइटी ऑफ गुड्स, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड क्या हुआ, उसका अपोजिट जो कंट्री से बाहर होता है। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, ठीक है। तो जो आउटसाइड कंट्रीज हैं उनसे हम ट्रेड करते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप, एक एक्सपोर्ट, एक इम्पोर्ट और एक इंटरपोर्ट, जो मैंने आपको बताया था, इंटरपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट, इट रेफर्स टू सेल्स ऑफ गुड्स टू ए फॉरेन कंट्री, एंड इम्पोर्ट क्या है, इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। इंटरपोर्ट बताया था, वापस से उसको सेल करने के लिए इंपोर्ट किया जाता है। इट रेफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द फर्दर एक्सपोर्ट, आउटर कंट्री को हम एक्सपोर्ट करते हैं प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रख के। अब उसी का पार्ट है दूसरा वाला, वो क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। द एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड एंड आर नोन एज द एड टू ट्रेड। दिस एक्टिविटीज़ आर नोन एज services because these are in the nature of facilitating the activities relating to the industry and trade। तो ये क्या करती हैं, हमको फैसिलिटेट करती हैं। वहाँ से जो मैंने बताया था मार्केट में माल को लाने के लिए जो बीच में जो मिडिल मैन चाहिए, जो होलसेलर चाहिए, वो सब किससे हेल्प होते हैं, इस कॉमर्स के अंडर में जो ट्रेड को हेल्प करते हैं, उसी के माध्यम से हमारे पास
हमारा प्रोडक्ट आता है मार्केट में। द कॉमन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर, हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन। एक बार फिर रीड कर लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स टेक प्लेस एट वन प्लेस वेयरस दीज आर डिमांडेड डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द कंट्री। एक जगह ही बनता है प्रोडक्शन, जैसे कि मान लो किसी शहर में बन रहा है एक जगह, लेकिन पूरे शहर की सप्लाई उस डिमांड जो है पूरे शहर में है, तो वो कौन करता है उसको, वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही वो सामान उस जगह पहुंचता है। ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, द ऑब्स्टेकल ऑफ द प्लेस इज रिमूव बाय द ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड, रेल और कोस्टल शिपिंग। इसके माध्यम से हमारे पास सामान पहुंचता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे टी इज़ प्रोड्यूस इन आसाम एंड दार्जिलिंग और उसमें आसाम में टी का प्रोडक्शन होता है, बट इट कंज्यूम इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दिस इज़ मेड पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्ट, communication is also an important service. Communication helps in exchange of information between producers and consumers and traders. देखिए, अगर पोस्टल सर्विस ना हो, टेलीफोन सर्विस ना हो, फैक्स है, इंटरनेट है, ये ना हो, तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा कि हमें क्या सामान कहाँ पे चाहिए, किसकी डिमांड है मार्केट में। तो ये सब किससे हमारा जो है हमको मिलता है, किससे सुविधा मिलती है, ये है कम्युनिकेशन से। फिर वही है बैंकिंग और फाइनेंस। तो बोला है बैंक्स एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, लोन एसेट्रा टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी में हम बहुत सारे पैसे घर पे लेके नहीं बैठे होते, कुछ कैश या कुछ हमें क्रेडिट लेना पड़ता है, किससे, हमें बैंक से या फाइनेंशियर जो होते हैं उनसे लेना पड़ता है। फिर क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड मेनी अदर फैसिलिटीज सच एज प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। हमारे बैंक में उतना पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे चेक बाउंस नहीं होते हैं, क्योंकि हमें ये फैसिलिटी बैंक से मिल जाती है। एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़, कलेक्शन एंड डिपॉजिट ऑफ चेक्स, इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज हमने किसी को दिया है और हमको किसी से मिला है या हमने किसी को दिया है, तो उसका टाइम पीरियड है, उसके पहले अगर हमको पैसों की ज़रूरत है तो उसका कुछ अमाउंट क्या होता है, लेस करके हमें बैंक पैसा मिल जाता है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इस तरह की सुविधाएं हमें मिल जाती हैं। इंश्योरेंस पता ही है आपको। बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, जैसे कि फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, अदर जो फिक्स एसेट्स हैं मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। बहुत तरह की रिस्क हो सकती हैं किसी भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या इंडस्ट्री है, तो उन सबको रिस्क को कौन रिमूव करता है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी। एम्प्लॉयज़ आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द एक्सीडेंट वाइल वर्किंग। तो जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, काम करते हैं, उनको भी एक्सीडेंटल केस में क्या होता है कि उसको बचाने के लिए, एक्सीडेंटल केस से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, बिजनेसमैन हैव टू पे ए नॉमिनल अमाउंट ऑफ द प्रीमियम एंड इन रिटर्न दे गेट कंपेंसेशन फॉर द लॉस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो वो एक प्रीमियम अमाउंट का जमा करता रहता है एम्प्लॉयर जो होता है एम्प्लॉय के लिए, और ऐसे कुछ दुर्घटना होने पर उनको वो कंपेंसेशन मिल जाता है। तो ये सारी फैसिलिटी किससे मिल रही है हमको, इंश्योरेंस। वेयर हाउसिंग, यूजुअली गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम्ड, ठीक है, immediately after production. Special arrangement must be made for the storage for the goods to prevent loss or damage and keep them fresh. Warehouse are constructed keeping the mind the nature of business. तो इन सबको नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, कैसी गुड्स को हमें वेयर हाउस में रखना है, कुछ पेरिसेबल्स गुड्स हैं, कुछ ड्यूरेबल गुड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वेयर हाउस की सुविधा होती है। जैसे कि कुछ सब्जियां वगैरह हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है, लेकिन जो दाल है, गेहूं, चावल, पल्सेस हैं, ठीक है, अनाज हैं, उनके लिए सिंपल वेयर हाउस होता है, साफ़ सुथरा हो, और उसमें कुछ ऐसा जो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पेस्टिसाइड्स को छिड़क के उनको रखा जाता है, कीड़े मकोड़े ना हो और हमें साल भर वो चीज़ें प्राप्त होती रहें। तो इस तरह से वेयर हाउस का यूज है। वेयर हाउस फैसिलिटी जो वेयर हाउसेस फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। जब हमें ज़रूरत हो तब हमें सामान मिल जाता है ड्यू टू द फैसिलिटी ऑफ वेयर हाउसिंग। तो ये हमारी एक फैसिलिटी है वेयर हाउसिंग की, जो कॉमर्स के माध्यम से ही हमको मिलती है। फिर है एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर द प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर टू
to connect each and every customers. Advertisement and public relation helps to ओवरकम दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होता है, एडवर्टाइजिंग हम करते हैं तो जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में लोगों को पता लगता है, अवेयरनेस आती है कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये यूज़ है, इसके ये फ़ायदे हैं, तो लोग उसको परचेज़ करने लगते हैं. तो ये हमारा कॉमर्स का पार्ट पूरा हो गया. अब जो रोल ऑफ प्रॉफिट है वो हम देखेंगे बच्चों, कि जो प्रॉफिट, बिज़नेस में प्रॉफिट जो है एक मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्यों है, मतलब क्या उसका रोल है प्रॉफिट का बिज़नेस में. तो देखिए, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आपको पता ही है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब इसमें मनी का लेन देन होता है, और जब जिस चीज़ से हमको पैसे की कमाई होती है वही काम हम इसमें करते हैं. सो अर्निंग प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एवरी बिजनेस. अ बिजनेस मैन अर्न प्रॉफिट फॉर वेरियस रीजन्स. और बहुत सारे रीज़न होते हैं प्रॉफिट उसको अर्न करने के. क्यों? एक तो सर्वाइवल है उसको मार्केट में रहना है, उसको अपना जो खर्चा लगा है वो अगर निकल जाता है तो मार्केट में स्टे कर सकता है लॉन्ग टाइम के लिए. तो बिजनेसमैन एंड द बिजनेसमैन कांट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट अर्निंग एडुकेट प्रॉफिट. प्रॉफिट इज़ नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द बिजनेसमैन एंड हिज फैमिली मेम्बर्स. फैमिली मेम्बर्स की जो नीड्स है, उसका लाइवलीहुड है मेम्बर्स का, वो तभी फुलफिल हो पाएगा जब वो एडुकेट प्रॉफिट अर्न करता है अपने बिजनेस से. फिर है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. The business is expanded only which it is earning sufficient amount of profit. When profit is large, a parts of its can be always be reinvested. तो इसका जो पार्ट होगा वो क्या करेंगे, हम री इन्वेस्टेड कर देंगे. जितना प्रॉफिट होगा सारा का सारा जो बिजनेसमैन है वो कंज्यूम नहीं कर लेता, अपने ऊपर खर्चा नहीं कर देता, उसका एक पार्ट री इन्वेस्टेड करता है फॉर एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन एंड अदर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. जो अदर ऑपरेशंस है, एक्टिविटीज़ है बिजनेस की, उसके लिए वो उसको क्या करता है, री इन्वेस्टेड कर देता है, कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो उसको री इन्वेस्ट करता है. फिर है सिंबल ऑफ इफ़िशेंसी. प्रॉफिट अगर हो रहा है तो हमारा इफ़िशेंसी को शो करता है कि जो बिज़नेस है उसमें मैनेजमेंट इफ़िशेंसी बहुत अच्छी है. इफ़िशेंसी मतलब क्या है, एफिशिएंसी मतलब ये है कि हमारा कम कॉस्ट में हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब हमारा मैनेजमेंट अच्छा है. देखिए, प्रॉफिट इंडिकेट्स वेदर अ बिजनेस इज़ बीइंग मैनेज इफिशिएंटली और नॉट. द सक्सेस ऑफ द बिजनेस कैन बी जज बाई द एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट. अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तभी हमें लगता है कि वो एक सक्सेस बिजनेसमैन है. अगर वो लॉस की तरफ जा रहा है तो हम सक्सेस बिजनेसमैन उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट और इफ़िशिएंसी. अगर एफिशिएंसी नहीं है उसके काम में तो वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसका बैकवर्ड होता है इस चीज़ को लेके. फिर देखिए, रिवॉर्ड फॉर द बियरिंग द रिस्क. प्रॉफिट इज़ कंसिडर एज द रिवॉर्ड. एक तोहफा है, एक इनाम है, किसके लिए, रिस्क के लिए. बिजनेसमैन रिस्क लेता है, उसके रिवॉर्ड में उसको प्रॉफिट मिलता है. पेड टू द बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क. प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. अगर रिस्क है तो प्रॉफिट है तो रिस्क है. द हायर रिस्क द मोर इज़ द प्रॉफिट एंड लोअर द रिस्क लेस इज़ द प्रॉफिट. तो ये तो फंडा ही है बिजनेस का कि प्रॉफिट जहाँ है वहीं गेन है, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. जहाँ रिस्क है वहीं प्रॉफिट है, गेन है. helps to gain reputation or goodwill. A profit earning company always has a better reputation in the market as compared to companies which are running in loss. जो रनिंग में लॉस कर रही हैं उनकी तुलना में उनकी गुडविल ज़्यादा होती है. जो कंपनीज या बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, एक एडुकेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. तो ये हमारे क्या हो गए, रोल ऑफ प्रॉफिट. अब बच्चों इसके साथ ही हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक. प्रॉफिट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, रिस्क. तो रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है, इसको पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे. बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉसेस आर इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू इनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच आर बियॉन्ड कंट्रोल. बिजनेस रिस्क क्या होती है, जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, अनसर्टेन होती हैं, और उससे क्या होता है, हमारा एडुकेट प्रॉफिट को अर्न करने में हमें कठिनाई होती है. जैसे कि किस किस चीज़ से होती है रिस्क की, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट में डिक्लाइन. अगर हमारे जो प्रोडक्ट हम बना रहे थे उसकी डिमांड डिक्लाइन हो गई, कम हो गई ड्यू टू द चेंज इन टेस्ट के चेंज में जो कंज्यूमर हैं उनका टेस्ट अब चेंज हो गया है, तो उसकी डिमांड कम हो गई, तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट का सेल कम हो जाएगी और हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा. एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स और ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम अदर
जो प्रोड्यूसर हैं उनके संग हमारी कंपटीशन ज़्यादा है, वो सस्ते में कोई माल बना रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का दे रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो इससे भी क्या होता है, हमारे बिजनेस में रिस्क अराइज हो जाती है। अब देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। कैसा नेचर है रिस्क का? रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एवरी बिजनेस। बिजनेस में रिस्क तो होना ही होना, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो। एवरी बिजनेस हैज़ सम रिस्क, no business can avoid risk, although the amount of risk may vary from business to business. Risk can be minimized but can't be eliminated. इसको eliminate नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, minimize कर सकते हैं। सेकंड है business risk arise due to uncertainty. एक निश्चितता नहीं होती बिजनेस में, क्या होगा इन फ्यूचर में, है ना। तो इसीलिए क्या बोला है, अनसर्टेनिटी मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। हमें पता ही नहीं फ्यूचर में क्या होगा, तभी क्या होता है, रिस्क अराइज होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, चेंज इन डिमांड, है ना, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी एट्सेट्रा, बिजनेस रिस्क ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटीज़। ये जो अनसर्टेनिटीज होती हैं गवर्नमेंट पॉलिसी की, डिमांड की, जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, इनके कारण क्या होता है, हमारे बिजनेस की जो रिस्क है वो अराइज होती है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस किस साइज का, लार्ज स्केल में है, स्मॉल स्केल में है, मीडियम है, उसके अकॉर्डिंग में हमारी रिस्क जो है वो देखी जाती है। द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस। अब एग्जाम्पल, अ बिजनेस ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल bears more risk as compared to a small business. A business involved in fashion item has a high degree of risk as compared to the business dealing in the standardized goods. जो फैशनेबल मार्केट है, ठीक है, उसका टेस्ट कब चेंज हो जाए, कब हमारी जो है जो उसका जो फैशन है आउट हो जाए और नए फैशन में कोई चीज़ आ जाए, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, वो वहीं का वहीं रखा रहता है, वो सेल नहीं होता। लेकिन इसके कंपेरेटिवली जो स्टैंडर्डाइज गुड है, जिनका कभी भी कोई चीज़ चेंज होना, बहुत थोड़ा बहुत चेंज होगा तो नहीं होगा, तो उसमें क्या है, रिस्क कम होती है इस कंपेयर टू फैशनेबल आइटम। जो फैशनेबल आइटम होते हैं उनमें रिस्क ज़्यादा है कि डिमांड चेंज होने से, टेस्ट चेंज होने से उसका स्टॉप हो जाएगा मार्केट, पर जो स्टैंडर्ड वाली जो थिंग्स हैं उनका रिस्क कम होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क टेकिंग। Businessmen earn profit because they are bearing risk. No risk, no gain. Larger is risk, more is the profit. ये तो सिंपल फंडा हम सभी जान गए अब तो पढ़ते पढ़ते कि रिस्क है तो गेन है। फिर है कॉजेज ऑफ रिस्क, क्या कारण है, इसके 4 कारण होते हैं बिजनेस रिस्क के। एक है नेचुरल कॉजेज, एक ह्यूमन कॉजेज और एक इकोनॉमिक कॉजेज और अदर कॉजेज। देखिए जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, देखिए ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल ओवर द नेचुरल कैलामिटीज़, जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक है, लाइटिंग है, हैवी रेनफॉल है, ड्राफ्ट है, फेमाइन है, एट्सेट्रा एक्सेट्रा इफेक्ट ऑफ बिजनेस अलॉट एंड कैन रिजल्ट इन हैवी लॉसेस। इन सब के कारण क्या होता है, हमारे बिजनेस में क्या होता है, रिस्क आ जाती है और लॉस हो जाता है। जैसे उत्तराखंड में केदारनाथ में बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी, लेकिन वो फ्लड आया, सारी शॉप्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी। बाद में फिर दोबारा से वो बन गया, वो अलग बात है, लेकिन क्या हो गया था कि एक बार तो पूरा बिज़नेस चौपट हो गया था। तो इस तरह से नेचुरल कैलामिटीज़ थी वो, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था, तो ये भी बिज़नेस का एक कारण है। ह्यूमन कॉजेज़ क्या होते हैं, देखिए इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेस, नेग्लिजेंस, ठीक है, और नेग्लिजेंस ऑफ द एम्प्लॉई, स्टॉपेज ऑफ द वर्क ड्यू टू द फेलियर और स्ट्राइक, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी। तो जो हमारा बिजनेस है इसमें ह्यूमन बीइंग काम करते हैं, अगर वो केयरलेस हैं, अगर वो डिसऑनेस्ट है अपने मालिक के प्रति, और हमारी कोई ऐसी मैनेजमेंट की जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं या कुछ हमारा सीक्रेट है वो किसी कंपटीटर से शेयर कर देते हैं, तो फिर हमारा जो मार्केट है वो डाउन हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इकोनॉमिक कॉजेज़, ये देखिए, दिस इंक्लूड्स अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशंस, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन एट्सेट्रा। इसमें भी यही होता है, इकोनॉमिक जो होता है वो पैसे से लेन देन होता है। इसमें क्या है कि डिमांड अगर कम हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया, प्राइस जो है फ्लैक्चुएट हो गया, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ड्यूज, जो जिससे हमको उधार लेना था उनका कुछ लेन देन नहीं ठीक से हो रहा, प्रॉपर टाइम पे हमको पेमेंट नहीं मिल रहा, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है हमारे बिज़नेस पे। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, पुरानी मशीनें हमारे पास हैं, अगर अभी न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए तो उसकी नई मशीनें लानी होगी, तो इन सब का इफेक्ट भी हमारे बिज़नेस पे आता है और रिस्क हमारे बिज़नेस की बढ़ जाती है। अदर कॉजेज़ में क्या है, दीज आर द
अनफॉर्सिन इवेंट लाइक पॉलिटिकल जो है डिस्टर्बेंस है, और मैकेनिकल फेलियर है सच एज बिजनेस जो ब्रस्टिंग बॉयलर है, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज ऑफ रेट्स एट्सेट्रा। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, जैसे कोई बिजनेस है वो हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के, तो उसको जो है गवर्नमेंट जो है उसको रन करने नहीं देगी, तो वो बिज़नेस बंद कर देंगी। तो इस तरह के बिज़नेस होने से क्या होगा कि हमारा नुकसान हो गया और परमानेंट हम उसको दोबारा ओपन नहीं कर सकते। या क्या होता है, कुछ मैकेनिकल जो फेलियर हो जाते हैं उसके कारण भी हमारा बिज़नेस में रिस्क बढ़ जाती है। और जैसे ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर, कई बार क्या होता है लीकेज, कुछ गैसें वगैरह हो जाती है और हमारा जो है कंपनी में आग लग जाती है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो उससे भी क्या होता है हमें रिस्क बढ़ जाती है। फ्लक्चुएशन हो जाता है एक्सचेंज ऑफ रेट्स, एकदम रातों रात ही मार्केट के जो प्राइस हैं वो चेंज हो जाते हैं, इससे भी क्या होता है हमारा बिज़नेस जो है रिस्क में आ जाता है। तो ये सब कारण हैं बिज़नेस में रिस्क के, लेकिन रिस्क तो है ही, लेकिन उसको हम थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर हम पहले से फोरकास्टिंग कुछ कर लें, लेकिन इसको हम कम नहीं कर सकते, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। होता है CSR मीन्स द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस मेड बाय कंपनीज टू द बेटर सोसाइटी एंड क्लीनर इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब जो कंपनियां हैं जो लार्ज प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उनके समाज के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके लिए कुछ ना कुछ योगदान करें और वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए और सोसाइटी के बेटर डेवलपमेंट के लिए। जैसे अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सर्टेन कंपनीज मस्ट मैंडेटरी contribute in every financial year at least 2% of its average net profit immediately preceding 3 financial year towards CSR activity। तो 2% उनको अपने फाइनेंशियल ईयर में अलग से रख देना पड़ेगा जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम आएगा। तो CSR अप्लाइज टू एवरी कंपनी फॉलोइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा CSR? ये होगा नेटवर्क ऑफ द मोर देन 500 करोड़, कंपनी है उसका नेट वर्थ कितना है, मोर देन 500 करोड़, उनको CSR निकालना पड़ेगा। टर्न ओवर ऑफ मोर देन 1000 करोड़, 1000 करोड़ से ज़्यादा उनका टर्नओवर है तब भी उनको CSR देना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट ऑफ द मोर देन 5 करोड़, जिसका नेट प्रॉफिट 5 जो करोड़ है उससे ज़्यादा है, उनको भी CSR देना पड़ेगा। CSR जो बिज़नेस की एक जिम्मेदारी है बिजनेसमैन की, कि वो जो सोसाइटी से कमाई कर रहा है अपने बिज़नेस के लिए, उनसे जो रॉ मटेरियल ले रहा है, रिसोर्सेज ले रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज, और जो सोसाइटी है, जो हम ह्यूमन हैं, हमसे ही वो कमा रहा है, तो हमारे वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ वो योगदान दे। तो ये होता है CSR। बच्चों अब देखते हैं स्टार्टिंग अ बिज़नेस बेसिक फैक्टर। स्टार्टिंग अ बिज़नेस बेसिक फैक्टर्स मतलब अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या हमें लेके देखना पड़ता है कि हम बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर को माइंड में रखें। तो द पर्सन हु सेटअप हिज बिजनेस इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। जो बिज़नेस को सेटअप करता है उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑन्स बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें सबसे पहले क्या देखना होगा उसको, जो बिज़नेस करेगा, जो स्टार्टअप करेगा बिज़नेस का, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिज़नेस, वो किस तरह का बिज़नेस करना चाहता है। देखिए, द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एन एंटरप्रेन्योर इज़ द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन। चूज द नेचर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, एंड द साइज ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड एंड पर्सनल एक्सपर्टीज़। उनको ये पता होना चाहिए कि किस तरह का मार्केट में डिमांड है, कौन सा बिजनेस हमको ओपन करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। फिर सेकंड पॉइंट है साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज़ कैसा होगा। डिसाइड बिटवीन लार्ज स्केल और मीडियम स्केल, तो हमको डिसाइड करना होगा कि लार्ज स्केल लेना है या मीडियम स्केल लेना है ऑपरेशन, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट डिमांड एंड अवेलेबल कैपिटल। हमारे पास जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना बिजनेस को साइज को डिसाइड करना पड़ेगा। लोकेशन कैसी होगी, देखिए बिजनेस वहीं लोकेट करना चाहिए जहाँ पे उसका मार्केट है, तभी वो रन अप करेगा। तो इसमें क्या है, सिलेक्ट अ लोकेशन बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, लेबर, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू अवॉइड लॉसेस। तो जहाँ पे ये सारी फैसिलिटी हमको मिलेंगी उसी एरिया में वो बिज़नेस सक्सेस होगा। तो ये लोकेशन भी हमें देखनी, कौन सा बिज़नेस किस मार्केट में चलेगा। फिर है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशंस, तो इसमें क्या होता है, फाइनेंसिंग इज कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग द नेसेसरी कैपिटल फॉर द स्टार्टिंग एज वेल एज फॉर contributing expanding the business. Capital is required for the investment in the fixed assets, current assets
एट्सेट्रा। कैपिटल ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। तो कैपिटल जो फाइनेंसिंग है, जो हमारा बिजनेस हमने जो प्रपोज किया है ना, जो फाइनलाइज किया, उसके लिए हमें देखना होगा कि कितना हमारा कैपिटल जो है रिक्वायरमेंट है फिक्स एसेट के लिए, ठीक है। जो एक बार में फिक्स एसेट वो हैं जो एक बार में खर्चा होता है और 10-15 साल उसकी फिर कोई खर्चा नहीं होता, सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज आता है। करंट एसेट्स वो हैं जो हमें बार बार चाहिए। करंट एसेट्स जो है अपने हाथ में कुछ चाहिए, ठीक है, वो जो टर्नओवर के लिए। और थर्ड है कि जो कैपिटल है वो फॉर मीटिंग ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस। इसके लिए पेटी कैश जो हमको है वो चाहिए कि डेली के जो हमें कुछ किराया देना है, किसी का कुछ पोर्टल चार्ज है, कुछ कैरीज आ रही हैं उनको देना है, कोई पोस्टल चार्ज है, तो इन सब के लिए कितना कैश हमको हाथ में चाहिए, कितना फिक्स एसेट के लिए चाहिए, कितना करंट एसेट के लिए चाहिए, ये सारा हमें ओवरलुक पहले से ही माइंड में रखना पड़ेगा किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट क्या देखना पड़ेगा, फिजिकल फैसिलिटीज़। इसमें क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द फिजिकल फैसिलिटी इंक्लूडिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द बिजनेस साइज ऑफ द नेचर। फिजिकल फैसिलिटी मतलब बिजनेस कहाँ सेटअप होगा, क्या उसके इक्विपमेंट होंगे, कैसी बिल्डिंग होगी, कैसा उसका इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, उसमें लाइट पानी पंखे की व्यवस्था है कि नहीं है, इन सबको देख के हमें बिज़नेस को सेटअप करना पड़ेगा। फिर है कॉम्पिटेंट एंड कॉमिटेड वर्क फोर्स, ठीक है, हमें ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो योग्य हो, क्षमतावान हो, योग्यवान हो और अपने जो काम है उसके प्रति वो बिल्कुल समर्पित हों, ठीक है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड competent and committed workforce to perform various activities so that physical and financial resources are converted into desired outputs. Help skilled employee and provide training to ensure smooth business operations. कुछ हमें स्किल एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, कुछ जो होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, फिर उनको हम ट्रेनिंग देते हैं और उसको हम ट्रेनिंग दे के क्या करते हैं, स्किल्ड एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो हमारे बिज़नेस को अच्छे से, मशीनों को और फिजिकल जो इन्वायरमेंट हमारा है उसको अच्छे से समझ के और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको वो कन्वर्ट कर देते हैं किस में, डिज़ायर आउटपुट्स में। तो ये भी बहुत ज़रूरी एक फैक्टर है, बिज़नेस को सेटअप करने से पहले हमें सोचना चाहिए। टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग जो है इसमें क्या है, प्लान फॉर टैक्सेस टू अवॉइड फ्यूचर इशूज़ ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स टैक्स लॉज। टैक्स के जो लॉ हैं, कौन से बिज़नेस में कितना टैक्स है, क्या उसमें फैसिलिटी है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, इन सबको पहले से हमें ध्यान में रख के ही बिज़नेस को सेटअप करना होगा। फिर है लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस। फाइनलाइज द बिजनेस स्ट्रक्चर। सोल प्रोप्राइटर करेंगे या फिर पार्टनरशिप करेंगे या फिर क्या करेंगे, प्रोप्राइटरशिप करेंगे या फिर कंपनी करेंगे, एंड प्रोसीड विद द लॉन्च। तो ये हम देख के कौन से एंटरप्राइज हम करेंगे, सॉल्व करेंगे कि पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है, या कंपनी करेंगे, इस सबको हम देख के ही आगे बिजनेस सेटअप करेंगे। तो ये सारे पॉइंट को हम बार बार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि बिज़नेस जो होता है उसमें रिस्क है पहली बात तो, और उसमें क्या है, प्रॉफिट भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे पास एफिशिएंसी है, हमने रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ किया है और हम बार बार उस चीज़ को करें। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इसमें मेन पार्ट है कि हम उससे जो एक्टिविटी है परचेज सेलिंग की और सर्विसेज की, वो एक रेगुलर बेसिस पे हमारी हो। ये नहीं कि हम वन टाइम एक्टिविटी करेंगे तो बिज़नेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमें सोच समझ के अपने बिज़नेस को बहुत ही अच्छे से रिस्क के साथ, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं कैपिटल और रिस्क, वैसा बिज़नेस हम चूज़ करके उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने एफिशिएंसी के साथ उसमें ग्रोन अप कर सकते हैं। तो बच्चों आज का चैप्टर 1 अपना ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है। इसको आप अच्छे से ग्रो थ्रू कर लें, कुछ डाउट हो तो आप पूछ लें। और दूसरी बात है, इसे क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको बाद में NCERT से करवा दूँगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलेगा चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस।